नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरबूजा की खेती से होगा अधिक मुनाफा। बसंतकालीन बाजरे की खेती पर तकनीकी सलाह। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के अंदर देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। कटिहार में हसनगंज प्रखंड के कालीगंज में किसान धान और मखाने की खेती छोड़कर अब मक्के की खेती पर जोर दे रहे हैं। मक्का की खेती से खाने के लिए बड़े शहरों से कंपनी के प्रतिनिधि गांव पहुंच रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। बिहार के सुदूर इलाका कटिहार में मक्का को गोल्डन दाना कहा जाता है और यहाँ किसान पूरी तरह मक्का के खेती पर आश्रित है। हालांकि ये जो इलाका है ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। हसनगंज कालीगंज का ये इलाका है। कभी ये इलाका बाढ़ के दहशत के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस इलाके में किसान धान और मखाना छोड़ मक्का का खेती से जुड़े हुए और बड़े पैमाने पर लगभग 100 एकड़ से भी अधिक इलाके में मक्का की खेती होता है। उससे साथ एक बेहतर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये लोग अब मक्का से संभ्रांत हो चुके हैं, इसलिए मक्का से ही एक मंदिर जो मक्का के दाना है और ये देखिए मकई से ये मंदिर नुमा जो मॉडल है ये तैयार किया गया है। और जो ग्रामीण इलाके में भी लोग इसे सेल्फी पॉइंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ये मिक्स खेती होता था, धान और मखाना का और मक्का का भी होता था खेती, लेकिन मक्का का खेती में मुनाफा अधिक होने के कारण अब किसान लोग जो है कि मक्का में अधिक जोर देने लगे। 100 एकड़ से अधिक खेतों में मक्का की फसल होती है। अब पहले जो होता था क्या मखाना की फसल लगाते थे, फिर धान की फसल लगाते थे। कभी कभी उनमें हम लोग को सही रेट मिलता था नहीं, लेकिन एक नई फसल मक्का आने से हम किसानों की तकदीर जो है बदल गई है। सबसे बड़ी बात है ना कि आने का तात्पर्य ये हुआ कि किसानों को जागृत करना कि किसान को कब क्या देना चाहिए ये भी बताना। बीज नहीं, बीज तो एक माध्यम है, लेकिन उसके साथ साथ पैदावार केवल बीज से नहीं होगा। आपको लास्ट कटाई तक उसमें क्या क्या डालना है, कब क्या डालना, पोटास कब डालना, यूरिया कब डालना, आपको ये बताने के लिए हम लोग को किसानों के पास जाना पड़ेगा। पर ये एक खूबसूरत तस्वीर है। लोग मक्का के सहारे जो अपनी जीविका को है वो और उन्नत कर रहे हैं और एक सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जो भी अच्छे किसान हैं वो पहुंचते हैं और इस तरह की सेल्फी खिंचाते हैं और जो संभ्रांत की प्रतीक है इस इलाके में मक्का उसको दर्शाते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। किसान खरबूजा के बीजों की सीधी बुआई करते हैं, जबकि कुछ किसान इसके पौधे को तैयार करके भी लगाते हैं, क्योंकि बाजार में जल्दी फल आने पर इसका दाम अच्छा मिलता है। अगर आप भी खरबूजा की खेती करना चाहते हैं तो किन किन पहलुओं पर खास तौर पर ध्यान दें और कौन सी किस्मों का चयन करें, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाई, वर्तमान समय में जो है एक प्रमुख फसल जो है ग्रीष्मकालीन खरबूजे की खेती। तो आज मैं आपको खरबूजे की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार कर सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी किस्मों की कि इसके जो खरबूजे की फसल है उसमें कौन कौन सी किस्मों का चयन जो है कृषकों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूसा सरबती जो है, ये शीघ्र पकने वाली एक खरबूजे की किस्म है और इसमें एक जो किस्म है वो पूसा मधुरस और इसके साथ साथ एक इसकी जो विशेष किस्में बोल सकते हैं दुर्गापुर मधु
और इसके साथ साथ एक और इसकी जो अन्य किस्म है वो है पूसा रसराज। इसका फल जो है चिकना होता है, धारीदार रहित होता है, इसमें मतलब धारी नहीं रहती है, और गुदा जो है इसका मीठा होता है, और इसकी उपज लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम ले सकते हैं। इसमें बात करेंगे भूमि के चयन की, तो खरबूजे की खेती जो है उचित जल निकास वाली जो भूमि रहती है, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 तक होना चाहिए, और अधिकतर जो है ये नदियों के कछार में इसकी खेती की जाती है। और एक चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें जल भराव वाली स्थिति जो है नहीं बननी चाहिए। खेती करने के लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। अगर खरबूज की फसल में पोषण प्रबंधन की बात की जाए तो इसमें जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है 25 से 30 टन अच्छी पकी हुई गोबर की खाद के लिए सहायक होता है। और हम बात करें अगर रासायनिक खाद की, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की इसमें मात्रा जो है 80, 60 और 60, मतलब 80 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस 50 किलो और पोटास जो है 50 किलो की मात्रा इसमें देनी चाहिए। तो बेसल डोज में आप इसको नाइट्रोजन 25 से 30 किलो और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है आप बेसल डोज के रूप में डाल सकते हैं, और बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा बचती है तो उसको आप 2 भागों में बांटकर आप उसको भी दे सकते हैं। और बीज दर जो है इसके लिए 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है बीजोपचार। तो खरबूजे की फसल के जब हम बीज बोते हैं इसके लिए, तो बीजों को थायरम से जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमको अच्छी तरीके से बीज उपचार कर लेना चाहिए, जिससे फफूंद जनित होने वाले रोगों से इसका बचाव किया जा सकता है। तो बीज को 24 से 36 घंटे तक पानी में भिगोकर मतलब रखने के बाद जो है बोआई अगर हम करेंगे तो इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और फसल जो है 7 से 10 दिन पहले आ जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों बीज को मतलब बोने की विधि की। खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। थाला बनाकर महीन मृदा या गोबर की खाद से उसको ढक देते हैं और अंकुरण के बाद 2 पौधे छोड़ के शेष को उखाड़ लेते हैं। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, जल प्रबंधन की। तो खरबूजे की फसल चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हल्की जमीन पे होती है या रेतीली भूमि पर इसकी खेती की जाती है। जब तक फसल 1 महीने की नहीं हो जाती तब तक लगातार आप 3 से 4 दिन के अंतराल में इसकी हल्की सिंचाई करते रहें और 1 महीने के बाद आप इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, मतलब 6 से 7 दिन 8 दिन के अंतराल में भी इसकी सिंचाई फिर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी मेरे द्वारा बताई गई खरबूजे की खेती की कुछ विशेष बातें जिनका आप ध्यान रख के आप खरबूजे की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
बिहार सहित झारखंड में भी कई ऐसे जिले हैं जहां जायद मौसम में सिंचाई जल की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर किसान खेत को खाली छोड़ देते हैं। अगर किसान इन खेतों में बाजरे की खेती करें तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बाजरे की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। बात करते हैं श्री अन्न की खेती के बारे में। श्री अन्न की श्रेणी में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसका नाम श्री अन्न की श्रेणी में दे दिया है और ये बहुत ही पोषक से भरपूर होते हैं, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, सावा, चीना इत्यादि फसलें शामिल हैं। तो आज हम बात करते हैं बसंतकालीन बाजरा की खेती के बारे में। बसंतकालीन खेती के लिए जो बाजरा के बुआई का उपयुक्त समय है 15 फरवरी से 15 मार्च तक का समय सर्वाधिक उपयुक्त होता है। भूमि का चुनाव जो हम करें उसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि बाजरे की खेती के लिए जल निकास युक्त दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, बाजरा की खेती बलुई और बलुई दोमट भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर 2 बार कल्टीवेटर या रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते, तो वे असिंचित क्षेत्रों में बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए यूरिया 130 किलोग्राम और एसएसपी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जबकि सिंचित क्षेत्रों में यूरिया 100 किलोग्राम और एसएसपी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। एवं नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। 1/3 मात्रा जो बचा हुआ मात्रा है उसका 1/3 मात्रा हमें पुनः बुआई के 25 से 30 दिन बाद, जब घुटने की ऊंचाई तक बाजरा हो जाए, उसमें देना है। और आखिरी डोज जो फर्टिलाइजर का यूरिया का है, नाइट्रोजन का है, उसको जब बालियाँ निकलने की स्थिति होती है, करीब बुआई के 60 दिन बाद हम बालियाँ निकलते समय खेत में व्यवहार करते हैं। अब बात करते हैं प्रजातियों का चयन। क्योंकि बाजरे के लिए जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर बाजरे की जो पालेन है, जो परागकण है, वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। तो हमें कुछ ऐसी प्रजातियों का सिलेक्शन करना है तापरोधी हों, जिसमें 86M64 प्रजाति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद प्रो एग्रो 9444, प्रो एग्रो 9450, पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202 इत्यादि प्रजातियों को लिया जा सकता है। और कंपोजिट प्रजाति धनलक्ष्मी का भी अच्छा उत्पादन यहाँ मिल जाता है। तो जो हाइब्रिड प्रजातियाँ हमने आपको बताया, ये सभी हाइब्रिड प्रजातियाँ जो है 50 से 60 कुंटल तक उत्पादन क्षमता गर्मा मौसम में दे देती हैं। बाजरे की सफलतापूर्वक खेती करने के लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुआई कतारों में करना उचित होता है। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखा जाता है और कोशिश करना चाहिए कि पौधा से पौधा की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आ जाए।
किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पा लेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं हम जल प्रबंधन की। तो बाजरा जल के प्रति बहुत संवेदनशील है। हालांकि सूखा अवरोधी जरूर है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा जल लगने पर, जल जमाव होने पर फसल के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है, फसल के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करना चाहिए हमें सिंचाई क्रांतिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल खेतीबाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए जीवामृत का फसलों में प्रयोग करना वरदान साबित हो रहा है। तो आप जीवामृत कैसे बनाएं और इसका उपयोग फसलों में किस तरह से करें, आइए जानते हैं डॉक्टर इरफान खान से। नमस्कार किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती का एक मुख्य कंपोनेंट या मुख्य अवयव जीवामृत है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत है, जीवामृत जीवों के लिए अमृत है। मिट्टी में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव जो फसल के उत्पादन, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं और जमीन को भुरभुरा, उसमें वायु का संचार करने के लिए आवश्यक है, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए एक है वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसानों के लिए जीवामृत बनाना काफी आसान है। इसे किसान अपने स्तर पर आसानी से बहुत कम संसाधनों में बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके गुणवत्ता युक्त अधिक उपज ले सकते हैं। जीवामृत को बनाने के लिए अलग अलग जो कंपोनेंट है या उसके जो मुख्य अवयव हैं, उसमें है गाय का गोबर 10 किलो, गौमूत्र 10 लीटर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और लगभग 500 ग्राम बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी। सर्वप्रथम गोबर और गौमूत्र को एक ड्रम में है घोल लीजिए। उस ड्रम में पानी डाल के लगभग 50 लीटर पानी डाल के दोनों जो अवयव है इनको अच्छे तरीके से घोल लीजिए। इसके साथ साथ 2 किलो जो गुड़ है उसको एक अन्य बाल्टी में 5 लीटर पानी में घोल लीजिए। साथ ही जो बेसन है उसको भी 5 लीटर पानी में है वो घोल लीजिए। इन सभी जो आपने अवयव घोले हैं, जैसे कि गोबर और गौमूत्र एक साथ अपने ड्रम में है, साथ में जो 5 लीटर अपना जो बेसन तैयार हुआ है उसको उस 200 लीटर वाले ड्रम में डाल दीजिए। ऐसे ही जो गुड़ है जिसको आपने घोला है वो ड्रम में डाल दीजिए और अंत में जो मिट्टी है वो उसके अंदर डाल दीजिए। और जो अंत में है उसका आयतन लगभग 180 लीटर पानी मिक्स करके 200 लीटर कर लीजिए और उसको घड़ी की दिशा में है वो घुमाइए। जीवामृत तैयार होने में लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं। जीवामृत बनाने के लिए आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। जीवामृत बनाने के लिए आपको मिट्टी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे से लेनी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या अधिक रहती है। जीवामृत पर सीधी सूरज की धूप नहीं पड़नी चाहिए। जीवामृत उपयोग के कई फायदे हैं। फसलों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके उपयोग से फसल का उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है। बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है।
मृदा की भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणों में सुधार होता है। किसान भाइयों, जीवामृत का प्रयोग सिंचाई जल के साथ और फसलों पर छिड़काव के द्वारा किया जा सकता है। फसल को दी जाने वाली प्रत्येक सिंचाई के साथ 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से उपयोग किया जा सकता है, अथवा इसे अच्छी तरह से छानकर टपक या छिड़काव सिंचाई के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत का प्रयोग है किसान भाई लगभग 21 दिन तक कर सकते हैं। 21 दिन के पश्चात उसकी गुणवत्ता में है वो कमी आने लग जाती है। किसान भाई सिंचाई के साथ जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। उनके माध्यम से उसका घोल बना के वो किसान भाई है वो स्प्रे कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है गांव बीरपुर, जिला मधुबनी के किशन लाल ने। आपने मधुमक्खियों की उचित देखरेख के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जिन किसान मतलब मधुमक्खी का पालन कर रहा है तो उसके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब किसान को बहुत इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि उसी एक समय होता है जहाँ पे मधुमक्खी का खाना वो स्टार्वेशन हाईएस्ट होता है, मतलब उसको खाना नहीं मिलता है। वो जो पिछले साल का खाना जो बचा होता है, जो हानि होता है, वो उसी से जीता है। तो उस वक्त क्या होता है, मधुमक्खी वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो स्वार्म करता है, मतलब उसका घर छोड़ के दूसरा मतलब जगह में स्वार्म कर लेता है। और सेकंड चीज़ क्या है, हाइव स्टाफ हो गया, वो मरने भी लग जाता है। वो जो वर्कर है, ड्रोन है, वो सब मतलब वो काम नहीं कर पाता है। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 भाग दानेदार चीनी और 1 भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। उस समय मतलब जब मधुमक्खी को खाना नहीं मिलता है, आपको एक शुगर सिरप वो ध्यान में रख के मधुमक्खी को देना पड़ेगा। उसका मतलब हाइव का बॉक्स के सामने रखना पड़ेगा, या तो पानी रखना चाहिए, क्योंकि उससे वो फीड करेगा, वो खुद का खाना मिल सकेगा। और आप अगर चाहिए तो यदि देखो अभी सरसों का टाइम पार हो गया, तो अभी लीची का फूल हो रहा है, मैंगो का फूल हो रहा है, तो आप बॉक्स उसको उधर शिफ्ट करके आप उधर ले भी जा सकता है, क्योंकि उधर से वो पॉलिनेशन करेगा, फिर आपका पोलन बढ़ेगा या आपका मतलब हानि सीक्रेट करेगा उधर से। किसान ये सोचता है कि अगर उसका मतलब बगीचे में या उसका पौधा में मधुमक्खी आ गया तो वो सोचता है कि मतलब ये अब नुकसान कर देगा, लेकिन वो एक्चुअली नुकसान नहीं कर, आपका फायदा कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, पॉलिनेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। वो के लिए मतलब मधुमक्खी को बहुत अटैक करता है। जैसे उसका मेजर पेस्ट होगा, हम लोग हॉर्नेट बोलता है, जो जंगली मधुमक्खी होता है, वो भी आगे अटैक करके मतलब वो आपका मतलब वर्कर बी को अटैक करता है, ड्रोन को अटैक करता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। और सेकेंड चीज़ क्या है, उसमें भी बीमारी लगता है। जैसे आपका बीमारी इन द सेंस माइट से होता है, वो जो एक पोका होता है उससे माइट इन्फेस्टेशन होता है, या तो हॉपर होता है, वो लोग खुद आके इन्फेक्ट कर देते हैं, तो वो जो हानि का कॉम होता है उसमें पूरा इफेक्ट कर देता है। और सेकेंड चीज़, बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि मधुमक्खी पालन करेगा तो सिर्फ उससे हानि मिलेगा, लेकिन सिर्फ हानि नहीं मिलता है, उससे मतलब आपका पोलन मिल सकता है, उससे वेनम मिल सकता है। वेनम बहुत एक अच्छा चीज़ है, उससे आपका अगर जॉइंट पेन होगा
या कुछ आर्थराइटिस या नर्व उसमें होगा तो उसमें यूज़ कर सकता है, उसके लिए यूज़ कर सकता है। तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनी से आपका मतलब इनकम जनरेट होगा, हनी छोड़ के वो बाकी बहुत है, आपका पोलन है, रॉयल जेली है, ये सब कर सकते हैं आप। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।